इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने माइक्रो मैक्रो पढ़ा था। माइक्रो में छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो की तीन हमने थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। उसके बाद माइक्रो ने अपनी विधि का जवाब दिया था अपनी तीन एफिशिएंसी को हटा के। कौन कौन सी एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, तुम्हारा जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है माइक्रो एंड मैक्रो, तो जो हमारा चैप्टर है माइक्रो एंड मैक्रो, ये दो चैप्टर, ये पूरा चैप्टर में तुम्हें 40-40 मिनट के दो लेक्चर में पढ़ाई खत्म कर सकते हो। ठीक है, हमारी पूरी बुक में कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर है। अगर मैंने ऑन एवरेज हर चैप्टर को 3 लेक्चर भी लिया 40 मिनट का, तो कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा? 30 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे को भाई तुम लोग को ये टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाना है, मतलब खाली एग्जाम के नहीं पढ़ाना। 30 लेक्चर मतलब क्या होता है? एक महीना में तुम्हारा इकोनॉमिक्स सिलेबस खत्म कर दिया मैंने, फिर क्या करोगे बाकी का साल? बाकी जो 10 साल पढ़ने वाले हो ना, तो इसके लिए मेरा इकोनॉमिक्स का पढ़ाना तरीका बहुत अलग है। मैं बहुत लेंथी पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स को, मतलब जो चैप्टर में 1 घंटे में खत्म करता हूं, चैप्टर में 4 घंटे में पढ़ाऊंगा। लेकिन तुम लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा उसे, और तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि दुनिया जब देखोगे तो एज अ इकोनॉमिस्ट कैसे दुनिया को देखता है, चीजों को ऑब्जर्व कैसे, अगर एक इकोनॉमिस्ट होता उस जगह पे तो कैसे चीजों को ऑब्जर्व करता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो सब भी हमें आना चाहिए। इकोनॉमिक्स खाली पढ़ के एग्जाम में लिख दिए मार्क्स आ गया, इतना इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या मतलब है? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, और इकोनॉमिक्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत लाइफ में ग्रो करोगे। पूरा साल है, अच्छे से फुल लेंथी करके इसको पढ़ाऊंगा मैं, अच्छे से पढ़ो और दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर देख रहा है कि उसको खाली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए लेक्चर्स नहीं है। तो माइक्रो और मैक्रो की बहस चल रही थी, दोनों ने अपने अपने फायदे बताए। उसके बाद एक टाइम ऐसा हुआ ना कि कंट्री बहुत ज्यादा खतरे में थी, एक कंट्री बहुत ज्यादा खतरे में थी जहाँ पे माइक्रो मैक्रो रहते थे। तो फिर वहां पे प्रॉब्लम क्या आया कि वहां पे लोग अपनी नौकरियां लूज कर रहे थे, वहां पे लोग की नौकरियां जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और बिजनेस जो थे वो सारे स्लो हो रहे थे। तो जो वहां के प्रेसिडेंट थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और उन्होंने हेल्प के लिए बोला। तो माइकल ने बोला कि लेट्स चेक हाउ ईच पर्सन इज अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी। कि चेक करो कि हर इंसान कितना पैसा अर्न कर रहा है, उसको किस तरीके से खर्चा कर रहा है। ये किसने बोला? माइक्रो ने। एक टाइम था, एक दिन था, एक कंट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? लोगों की नौकरियां जा रही थी और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, जितने भी बिजनेस थे वहां पे सारे क्लोज हो रहे थे। तो वहां के प्रेसिडेंट ने हेल्प मांगा। तो माइक्रो ने बोला चेक करो कि हर इंसान कितना पैसे अर्न कर रहा है और कितने पैसे स्पेंड कर रहा है। तो वहां के प्रेसिडेंट ने देखा, देन दैट विल नॉट वर्क, वी नीड टू लुक एट द होल कंट्री नॉट जस्ट द इंडिविजुअल। तो वहां के प्रेसिडेंट ने ऐसा देखा बट उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब पूरे कंट्री में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो एक इंसान क्या अर्न कर रहा है, क्या स्पेंड कर रहा है, देख के कुछ सॉल्व होगा क्या? नहीं। वहां किसकी जरूरत पड़ेगी? मैक्रो के। माइक्रो क्या करता है? सिंगल, एक को देखता है। तो पूरे कंट्री में कुछ प्रॉब्लम चले तो एक को देख के सॉल्व होगा क्या? नहीं। वहां किसकी एंट्री होगी अब? मैक्रो की। तो मैक्रो की एंट्री हुई और मैक्रो ने बोला कि मैडम प्रेसिडेंट, आई नो हाउ टू फिक्स दिस। मैक्रो को पता है इसे कैसे फिक्स करना है। मैक्रो इकोनॉमिक क्या है? मैक्रो इज अबाउट द बिग पिक्चर, बड़ी चीजों को देखना, बड़ा सोचना। We don't look at just one person income or one product price. We study the entire country, job, total income, inflation and growth. हम लोग खाली एक इंसान की इनकम और एक चीज का प्राइस देख के नहीं चल सकते, हमें पूरी कंट्री को देखना पड़ेगा कि पूरी कंट्री में टोटल जॉब्स कितनी है, टोटल लोगों कितना कमा रहे हैं। तो नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? पूरे देश की इनकम। तो मैक्रो का एक डेफिनेशन है, macroeconomics is about a big thing like employment, saving and national income. Macroeconomic क्या है? Employment, saving और national income. It helps us understand how the whole economy works. और हमें इससे समझ में आता है कि पूरी इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। कितना समझ में आया? उसके बाद मैक्रो ने एक प्लान बनाया कंट्री को सेव करने का। तो हाउ टू क्रिएट मोर जॉब्स, तो हम लोग ज्यादा जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तुम्हारी बुक में है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो प्रेसिडेंट ने वहां पे बोला पीपल डोंट हैव अ जॉब व्हाट वी डू, वहां के लोगों के पास जॉब नहीं है, हम क्या करें। तो मैक्रो ने रिप्लाई दिया जॉब डिपेंड ऑन टू थिंग, हाउ मच पीपल स्पेंड एंड हाउ मच बिजनेस इन्वेस्ट। जॉब कैसे क्रिएट होती है कोई भी जगह पे, कि वहां के लोग कैसे स्पेंड कर रहे हैं और वो पैसा बिजनेस कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। जॉब कैसे क्रिएट होती है, दो चीजों से। पहली कौन सी, वहां के लोग कैसे अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। और दूसरा, अब वो तुमने पैसा खर्चा कर दिया, वो किसी ना किसी बिजनेसमैन के हाथ में जाएगा, तो अब वो बिजनेसमैन उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, उससे जॉब क्रिएट होती है। जैसे एग्जांपल, तुम लोग अपने घर का राशन डीमार्ट से लेते हो, डीमार्ट में गए शॉपिंग किया, तुमने पैसा दिया, अब वो पैसा किसके पास गया, डीमार्ट के ओनर के पास, वो बिजनेसमैन है। तुम लोगों ने पैसा अपना कैसे खर्चा किया, ये पहली चीज, डीमार्ट में खर्चा किया। दूसरा, अब डीमार्ट के ओनर के पास वो पैसा आ गया, अब उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी गाड़ी लेके घूम रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, डीमार्ट के और ब्रांचेस खोलेगा, तो जॉब क्रिएट होगी। बट वही पैसे की रोल्स रॉयस लेके घूमेगा, तो जॉब क्रिएट होगी नहीं। तो तुम कैसे खर्चा कर रहे हो, बिजनेसमैन कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, ये दो फैक्टर डिसाइड करते हैं कि वहां पे जॉब कैसे क्रिएट होगी। समझा इतना? तो if business invest more, if they will create more jobs, मतलब कोई भी बिजनेस ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा तभी ज्यादा जॉब क्रिएट होगी। अगर बिजनेस इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो जॉब क्रिएट नहीं होगी। तो मैक्रो वी आल्सो नीड टू कंट्रोल अप्स एंड डाउन इन द इकोनॉमी सो थिंग्स डू नॉट क्रैश। अब बिजनेस पैसा इन्वेस्ट क्यों करेगा मार्केट, अगर कोई ऐसी मार्केट है जहाँ पे बहुत ज्यादा अप डाउन आते हैं, मतलब कभी अच्छा टाइम आता है फिर बुरा टाइम आता है, वहाँ के क्लाइमेट की वजह से या वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से या कोई भी रीजन से वहाँ का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा अप डाउन होता है, तो वहाँ पे कोई बिजनेस इन्वेस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो स्टेबल कंट्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए, अपनी कंट्री को स्टेबल, ताकि वहाँ के लोग सही जगह पैसा स्पेंड करे और फिर वहाँ जो पैसा स्पेंड हुआ है वो बिजनेसमैन सही से पैसे को इन्वेस्ट करे, तब वहाँ पे जॉब क्रिएट होगी। समझ में आया थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट? अब सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू स्टॉप राइजिंग प्राइसेस। कोई भी चीज का प्राइस अगर राइज कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ये हम लोग कैसे रोक सकते हैं, ये हम लोग सीखेंगे थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन में। हमारी सेकंड थ्योरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिखा, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कंप्लेन किया कि वहाँ के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, हर चीज महंगी होती जा रही है। तो मैक्रो बोलता है वी नीड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, हमें क्या कंट्रोल करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को। टू हाउ टू मच मनी इन द मार्केट मेक प्राइस गोज अप, वी मस्ट फाइंड अ बैलेंस। अगर बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा तो चीजें महंगी हो जाएगी, तो हम लोग को एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो चीजें महंगी हो जाएगी। इससे तुम्हें क्या समझ में आता है, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो चीजें महंगी हो जाएगी, ये सेंटेंस से क्या समझ आ रहा है? समझो हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं सारे लोग की लॉटरी लग गई एक साथ, ठीक है, सबके पास बहुत सारा पैसा आ गया और सब लोग ने पैसा आते ही डिसाइड किया कि हम लोग फरारी खरीदेंगे, ठीक है। तो हर महीने फरारी बिकती है, तो मान लो 100 फरारी बिकती है हर महीने। अब सबके पास पैसा आ गया, सब लोग फरारी खरीदने पहुंच गए और उसके पास फरारी 100 ही है, उसने प्रोड्यूस नहीं किया है। तब बहुत सारे लोग आ गए तो वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा फरारी की, ताकि जो सबसे अमीर है वही खरीद पाया, जो सबसे ज्यादा पैसा देने को तैयार है। क्योंकि अचानक से प्रोडक्शन तो बढ़ाना पॉसिबल नहीं है कि 100 लोग आ गए तो गाड़ी बनाओ 100 फटाक से दे दो, गाड़ी है वो खेती नहीं। तो समझ में आया, अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा तो चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा। अब थर्ड क्या है, हाउ टू मेक द कंट्री रिच। किसी भी देश को हम रिच कैसे बना सकते हैं, ये तुम लोग सीखोगे थर्ड थ्योरी में, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। The president sign our country is poor, how do we grow? वहाँ के प्रेसिडेंट बोलता है कि हमारी कंट्री बहुत ज्यादा गरीब है, तो बताओ हम इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो मैक्रो बोलता है we need to find way to make the economy strong, better education, industries and technology। अगर किसी भी कंट्री को अमीर बनाना है तो उसे ग्रो करना पड़ेगा। ग्रो करने के लिए वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए,
इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तीन चीजों से। सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा इंडस्ट्रीज और तीसरा टेक्नोलॉजी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक तभी स्ट्रांग होगी जब ये तीन चीजें स्ट्रांग होगी। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज होनी चाहिए काफी अच्छी, और वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी मतलब क्या? टेक्नोलॉजी मतलब क्या? हाँ, नई नई चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट का नाम बताओ। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में क्या आता है? टेस्ला कार, टेस्ला की कार नहीं पता? टेस्ला कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। इन्होंने चार्जिंग वाली कार देखी है? अब जो कार इंडस्ट्री है कार की, उसमें सबसे ज्यादा डेवलप अच्छी कार है चार्जिंग वाली वो टेस्ला कंपनी की। अभी तक इंडिया में आई नहीं है, बाहर कंट्रीज में है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आया टेक्नोलॉजी में, इससे उसकी कार बहुत ज्यादा बिकती है। तो ये होता है टेक्नोलॉजी। चैट जीपीटी, ओपन एआई, पता है चैट जीपीटी? ये भी नहीं पता। अब आते हैं फोर्थ चीज पे, हाउ टू शेयर मनी फेयरली। देखो मनी, तुम्हारे जो फोर्थ थ्योरी है मनी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि जो गैप है गरीब और अमीर के बीच में कंट्री में, वो बहुत कम होना चाहिए। हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा है गैप, पता है? समझाया था मैंने। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हमारी कंट्री में है, सबसे ज्यादा अमीर लोग भी हमारे कंट्री में। तो जो इकोनॉमिक गैप है हमारे बीच में गरीब अमीर का, ये बहुत ज्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री में। फिर फोर्थ थ्योरी यही बोलता है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब द वर्कर यूनियन प्रोटेस्टेड व्हाई डू पीपल गेट रिच व्हाई वी स्ट्रगल। क्यों अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। तो मैक्रो बोलता है वी स्टडी हाउ टोटल मनी इन द कंट्री इज शेयर। जो मैक्रो इकोनॉमिक बोलता है कि हमें स्टडी करना पड़ेगा कि जो पूरे देश का पैसा है वो कैसे बटा हुआ है लोगों में। समझ में आया सेंटेंस? बाउंस किया। मैक्रो बोलता है कि पूरे देश का जो पैसा है वो कैसे बटा हुआ है लोगों में, मतलब किसके पास कितना पैसा है। Who get wages, rent, interest and profit? If it's unfair, we must fix it. देखो इनकम चार तरीके से आती है। सबसे पहला वेजेस, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा रेंट और चौथा प्रॉफिट। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। दुनिया में चार से अलावा कोई पांचवा तरीका है ही नहीं इनकम का। मजदूर को क्या मिलता है? वेजेस, दिहाड़ी। बैंक को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और रेंट इसको मिलता है जो किसी भी चीज को भाड़े पे देता है, घर गाड़ी कुछ भी भाड़े पे देता है तो रेंट। और पांचवा क्या मिलता है? चौथा प्रॉफिट। अभी चौथे इस चार के अलावा कोई और इनकम है दुनिया में? नहीं। जो एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है उसे क्या बोलते हैं? ये चार में से क्या आएगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सैलरी को तो नहीं है, एम्प्लॉय को प्रॉफिट मिलता है, तो बिजनेसमैन को क्या मिलता है? वेजेस ही मिलता है। सैलरी, सैलरी वेजेस एक ही, ठीक है? इकोनॉमिक्स में सैलरी वेजेस एक ही ट्रीट किया जाता है। तो हम देखो, तो जो लोग को इनकम मिल रही है चार तरीके से, अगर इसी को हम सही कर देंगे तो जो पैसा अगर गलत तरीके से बटा हुआ है, जैसे अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, बट हम लोग रेंट को रख देंगे कि इतना रेंट तो होना ही चाहिए लगेगा, इतना वेजेस तो मिलना ही चाहिए लेबर को एक दिन का, इतना इंटरेस्ट तो पैसे पे मिलना ही चाहिए, फिक्स है ना बैंक में कि इतना परसेंट पे, इतने पैसे पे इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी चीजों को अगर हम लोग फेयर कर देंगे, मतलब जितना होना चाहिए उतना कर देंगे, तो जो इनकम गैप है वो कम हो जाए। समझ में आए चौथी थ्योरी, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट, द बिग सिक्स मैक्रो स्ट्रगल देयर सॉल्यूशन। Government should spend more money to create jobs. The central bank should control inflation by managing more supply. Government को ज्यादा खर्चा लाना चाहिए ज्यादा जॉब क्रिएट करने के लिए, और वहाँ के बैंक को कंट्रोल करना चाहिए इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन कौन कंट्रोल कर सकता है? बैंक। जॉब कौन क्रिएट कर सकता है? गवर्नमेंट। बिजनेस शुड इंकरेज टू इन्वेस्ट टू इकोनॉमिक ग्रो, और बिजनेसेस को इंकरेज करना चाहिए ताकि वो इकोनॉमी ग्रो कर सके। देखो इस दुनिया में ज्यादातर जो जॉब मिलती है वो गवर्नमेंट की वजह से मिलती है या बिजनेसमैन की वजह से मिलती है? गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट की कितनी कंपनी है और बिजनेसमैन की कितनी कंपनी है? बहुत कम गवर्नमेंट की कंपनी है ना। गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे इंडिया में लोग मरते हैं, तो मतलब कम है तभी तो मरते हैं, ज्यादा भी नहीं मरते। और ज्यादा जॉब किसके वजह से मिलती है? टाटा, रिलायंस, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टीसीएस, टोयोटा, होंडा, दुनिया भर की कंपनी है, गूगल, इंस्टाग्राम, सब में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। ये सब गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं, ये सब किसी कंपनी है? बिजनेसमैन। तो अगर गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है, जो गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास की बात नहीं जॉब क्रिएट करना, तो गवर्नमेंट को बिजनेसमैन का हेल्प करना चाहिए ना, कि मैं नहीं जो काम कर पा रही, तो जॉब क्रिएट करना किसका काम है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कर पा रही है क्या? नहीं। कौन कर पा रहा है? बिजनेसमैन। तो गवर्नमेंट को बिजनेसमैन की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो अगर गवर्नमेंट बिजनेसमैन के लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देगी ताकि वो आसानी से बिजनेस कर सके, तो ये किसके लिए अच्छा है? बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए या लोगों के लिए? तो गवर्नमेंट किसके लिए बनी है? तो लोगों के भले के लिए। तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। पर हमारे इंडिया में होता है क्या? दुनिया भर के रजिस्ट्रेशन, दुनिया भर के पेपर, ये टैक्स वो टैक्स, बिजनेसमैन को परेशान करते हैं। बट किसी भी गवर्नमेंट को अगर अपनी कंट्री को ग्रो करना है तो बिजनेसमैन की हेल्प करना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना चाहिए ताकि वो अच्छे से वहां पे बिजनेस कर सके, ताकि लोगों को जॉब मिले। तो माइक्रो फाइनली ये बोलता है, आई गेस स्मॉलर थिंग मैटर बट वी थिंक डिसाइड द फ्यूचर। देखो माइक्रो क्या बोलता है? स्मॉल चीजें मैटर करती है। मैक्रो क्या बोलता है? बड़ी चीजें मैटर करती है। लेकिन एट द एंड ये है कि जो स्मॉल चीजें है वो मैटर तो करती है, लेकिन जो बड़ी चीजें है वो फ्यूचर को बनाती है। समझा? स्मॉल चीजें मैटर कैसे करती है? तुम लोग रोज सुबह उठते हो सो के, ठीक है? सुबह उठना टाइम पे, ये छोटी चीजें है बड़ी चीजें? छोटी चीजें तो ये मैटर करती है कि नहीं करती? करती है। और बड़ी चीजें फ्यूचर बनाती है। तो सुबह उठ के तुम लोग खाली बैठे हुए तो फ्यूचर बनेगा? कुछ करोगे तो फ्यूचर बनेगा ना। तो स्मॉल चीजें मैटर करती है और बड़ी चीजें फ्यूचर बनाती है। सेम कुछ में से इकोनॉमिक के लिए भी है। इसके लिए माइक्रो और मैक्रो दोनों इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले एक कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जॉब नहीं थी लोगों के पास, तो बिजनेस बंद हो गए थे। तो उसके लिए मैक्रो ने सॉल्यूशन बताया। क्या क्या सॉल्यूशन बताया? 4 थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या कहती है? वहां के लोग पैसा कैसे खर्चा कर रहे हैं और वहां के बिजनेस में पैसा कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये डिसाइड करता है जॉब कैसे क्रिएट होगी। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस वेरिएंस इन्फ्लेशन। ये थ्योरी क्या बोलती है कि अगर चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा है तो अगर चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा होगा हर चीजें महंगी हो जाएगी। तो इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लोग? बैलेंस क्रिएट करके मार्केट में, ताकि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा ना आए। उसके बाद क्या है? थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या बोलता है? हमें हमारी कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना चाहिए। हम लोग स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं? एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज। चौथी थ्योरी क्या है? मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो इनकम गैप है गरीब और अमीर का वो कम होना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब सैलरी फिक्स होना चाहिए। मतलब एक इंजीनियर है और वो कंपनी के सीईओ लेवल पे काम कर रहा है, उसका सैलरी 10,000 रुपए, चलेगा क्या? नहीं। उसकी सैलरी कितनी होगी? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि इस पोजीशन पे इसको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। जब गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी तभी इनकम गैप कम होगा। समझा? जॉब क्रिएट करना किसका काम है? बिजनेसमैन का, गवर्नमेंट का। लेकिन क्रिएट कौन कर रहा है? तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बिजनेसमैन के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि वो बिजनेस कर सके। ज्यादा टैक्सेस, पॉलिसीज, पेपर वर्क नहीं होना चाहिए बिजनेसमैन के लिए। इतना समझ में आया? इतना समझ आया? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फिक्स करता है बड़ी प्रॉब्लम को, जैसे कि जॉब हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, ग्रोथ हो गया। बट इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन। ये किसी एक पर्सन के बस का नहीं है। इट अबाउट द एंटायर कंट्री। ये पूरे देश का है।
माइक्रो फाइनली एडमिट, माइक्रो फाइनली डिसाइड ये बोलता है कि आई गेस स्मॉल थिंग मैटर बट बिग थिंग डिसाइड द फ्यूचर। जो आर्गुमेंट चल रही है दोनों की वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। That's why microeconomy is the superhero of the economy। Microeconomy क्या है? सुपर हीरो है इकोनॉमी का। और माइक्रो और मैक्रो दोनों ही दो भाई हैं। देखो एक गांव है, यहाँ पे दो भाई रहते हैं, कौन? माइक्रो और मैक्रो। दोनों ही बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है पढ़ने में, मनी, प्राइस और बिजनेस। हर चीज हमारी बुक में नहीं मिलने वाली है। तो वर्क देखो दो भाई ऐसे गांव में जिन्होंने बहुत व्यस्त रहते हैं, उनको पढ़ने में बहुत मजा आता है। क्या पढ़ने में मजा आता है? मनी, प्राइस और बिजनेस कैसे काम करते हैं। बट दे हैव वेरी डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। तो दोनों का सोचने का तरीका लेकिन अलग अलग है। माइक्रो क्या बोलते? माइक्रो वर्ड का स्मॉल पिक्चर। माइक्रो की दुनिया में क्या है? छोटी इमेज है, लेकिन मैक्रो छोटी इमेज है। माइक्रो वाज ऑलवेज फोकस ऑन द स्मॉल डिटेल। माइक्रो किस पे फोकस करता है? हमेशा स्मॉल डिटेल पे। he would sit with the shopkeeper, watch how price change and study how price spend their money। माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है ना, दुकानदार के बाजू में बैठ के देखता रहता है कि लोग कैसे खर्चा कर रहे हैं अपने पैसे को, किस चीज के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं और चीजों का प्राइस कैसे बदलता है वक्त के साथ। और यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और तुम ही बिलीव दैट इफ यू अंडरस्टैंड अ स्मॉल पार्ट। माइक्रोइकोनॉमी का ऐसा बिलीव करना है कि अगर तुम छोटे छोटे पार्टों को समझोगे, इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे पार्ट्स को समझोगे, तुम पूरी इकोनॉमी को समझ जाओगे। ठीक है, तो यहीं से चालू होता है तुम्हारा फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल स्टडी फीचर्स में ये ना माइक्रो इकोनॉमिक निकालो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक है आगे है माइक्रो इकोनॉमिक, पीछे माइक्रो फीचर्स ऑफ माइक्रो। हाँ, फीचर्स ऑफ माइक्रो लिखा हो, ये माइक्रो है, ठीक है। हमने थ्योरी पढ़ ली है ना, अब आते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में क्या है? सबसे पहले इंडिविजुअल स्टडी। इंडिविजुअल स्टडी मतलब फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना। देखो माइक्रो ओनली केयर अबाउट द इंडिविजुअल बिजनेस, प्रोडक्ट एंड पीपल। माइक्रो हमेशा किसका केयर करता है? इंडिविजुअल बिजनेस, एक बिजनेस का केयर करता है, एक प्रोडक्ट का केयर करता है, या फिर एक पीपल का केयर करता है। क्योंकि माइक्रो क्या मानना है कि हम छोटे छोटे पार्ट को समझेंगे तो पूरे इकोनॉमी को समझ जाएंगे। इसलिए माइक्रो हमेशा किसको समझता है? किसी भी एक चीज को। जैसे एग्जांपल, he study how one bakery set the price of its cake rather than the entire food industry। वो ये सोचता है कि एक बेकरी वाला अपने केक कब कैसे डिसाइड कर रहा है, मतलब ये नहीं सोचता कि पूरी फूड इंडस्ट्री कैसे चल रही है, बस एक बेकरी वाला अपना केक का प्राइस कैसे डिसाइड कर रहा है। ये हो गया पहला फीचर। फीचर मतलब उसकी खासियत है, उसके बारे में बताना। पहला फीचर क्या है? इंडिविजुअल स्टडी। वो किसके बारे में सोचता है? खाली एक के बारे में। नेक्स्ट क्या है? प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी ये बताती है कि किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड कैसे होता है। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? मैक्रो ऑलवेज वांटेड टू नो द व्हाई प्राइस चेंज फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक हमेशा सोचता है ना कि हर अलग अलग चीज का प्राइस अलग अलग क्यों होता है। जैसे टी नोटिस, मैंगोज आर चीपर इन समर बट एक्सपेंसिव इन विंटर। समर में मैंगोज का प्राइस कम हो जाता है लेकिन विंटर में फिर से बढ़ जाता है। तो ये प्राइस क्यों चेंज होता है? तुम्हारे दिमाग में आता है कभी? तुम्हारे दिमाग में आया कभी कि क्यों आम गर्मियों में सस्ते मिलते हैं, ठंडी में महंगे मिलते हैं? आया? तुमने जवाब ढूंढा इसका? ठंडी में आम ज्यादा इसमें महंगे हो जाते हैं लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक के दिमाग में आया तो माइक्रो इकोनॉमिक ने इसका ढूंढ के निकाला क्यों होता है ऐसा। तो दूसरा फीचर क्या है? नोटिस करता है कि चीजों का प्राइस कम ज्यादा कैसे होता है, किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड कैसे होता है। सबसे पहला खासियत क्या है इसका? इंडिविजुअल, एक के बारे में पढ़ेगा। दूसरा खासियत क्या है? प्राइस थ्योरी, किस चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है ये बताएगा। तीसरा क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है? वन थिंग एट अ टाइम, एक समय पे एक ही चीज, एक टाइम पे एक ही के बारे में स्टडी करेगा। जैसे माइक्रो फोकस ऑन वन बिजनेस और वन प्रोडक्ट विदाउट वरिंग अबाउट द फैक्टर्स। माइक्रो इकोनॉमी एक टाइम पे एक बिजनेस पे
एक प्रोडक्ट पे खाली ध्यान देगा, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, टी स्टडी हाउ द प्राइस ऑफ टी चेंज विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉफी प्राइस। ये स्टडी करेगा कि टी का प्राइस चेंज हो गया, चाय पत्ती का भाव बदल गया, लेकिन ये नहीं ध्यान देगा कि वहां पे कॉफी का भाव बदला है इसलिए यहाँ पे चाय पत्ती का भाव बदला है। अभी देखो, अगर कॉफी सस्ती होगी तो चाय पत्ती क्या करेगा, चाय पत्ती वाला चाय पत्ती महंगी कर देगा? नहीं, थोड़ी सी और सस्ती करेगा। या कॉफी थोड़ी और महंगी हो गई तो चाय पत्ती वाला बोलेगा इतना महंगा कॉफी, 100 रुपए का कॉफी है, तो 10 रुपए में चाय पत्ती क्यों बेच रहे हैं, 50 में बेचते हैं, है ना। तो कॉफी के प्राइस से चाय पत्ती का प्राइस बदलता है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमी क्या है, एक टाइम पे एक ही चीज की स्टडी करेगा, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देगा, ये खासियत है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अजम्पशंस, मतलब ये कुछ चीजों को अज्यूम करके चलता है हमेशा। कि माइक्रो बिलीव मेकिंग कैलकुलेशन इजी बाय अज्यूमिंग ऑल द अदर कंडीशन रिमेनिंग द सेम। ये हमेशा ऐसा अज्यूम करता है ना कि सारी कंडीशन सेम है। जैसे कि when studying demand we assume people income and taste don't change। देखो, तुम लोग दुकान पे गए हो अभी प्याज लेने को, जैसे दुकान पे प्याज लेने को गए, प्याज वाला बोल रहा है कि सेल चल रही है, नॉर्मली मिलता है प्याज 20 रुपए किलो, लेकिन तुम लोग को आज मिलेगा 10 रुपए किलो। अब तुम लोग प्याज ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? ज्यादा खरीदेंगे। मतलब कि कंडीशन के हिसाब से, बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से तुम्हारा डिमांड कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ध्यान नहीं देता। वो खाली स्टडी कर, उसका मानना है कि सारी चीजें सेम होती है, ऐसा इसका अजम्पशंस है, मानना है। समझा? फिर क्या है, स्लाइसिंग मेथड, कटिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स। माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, बहुत बड़ी चीजों को छोटे पार्ट में कट कर देगा। माइक्रो डिवाइड द इकोनॉमी इन द स्मॉल पार्ट्स एंड स्टडी देयर सेपरेटली। पूरे इकोनॉमी को छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा तो एक ही को स्टडी करेगा। जैसे एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग द एंटायर मार्केट वी फोकस ऑन द वन शो इंडस्ट्री। ये पूरे मार्केट को पूरे मार्केट की स्टडी नहीं करेगा, पूरे मार्केट में से किसी एक, जैसे समझ लो कि पूरी जूतों की, पूरी मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्री है, मोबाइल की इंडस्ट्री है, लैपटॉप की है, कपड़ों की है, जूतों की है, मेकअप इंडस्ट्री है, दुनिया भर की इंडस्ट्री है, ठीक है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स सब पे ध्यान नहीं देता है, वो किसी एक पे ध्यान देगा। तो स्लाइसिंग मेथड, पूरी इंडस्ट्री को छोड़ के काट के खाली एक पीस पे ध्यान देना, ये क्या है इसकी खासियत। नेक्स्ट क्या है, मार्जिनलिज्म। मार्जिनलिज्म, स्मॉल चेंज मैटर, छोटी छोटी चीजों जो चेंज होती है वो मैटर करती है। जैसे माइक्रो एनालाइज हाउ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस अफेक्ट डिसीजन। अ फैक्ट्री चेक इन हायरिंग वन मोर वर्कर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। तुम लोग अगर दूध किसी भी शॉप पे गए 1 लीटर दूध लेने को, दुकान वाले ने तुम्हें 10 रुपए का दही का पाउच फ्री में दे दिया, तुम लोग क्या खुश हो जाओगे, है ना? दोबारा उसी दुकान पे जाओगे लेने को। तो ऐसी एक चीज, एक छोटी सी चीज कैसे डिसीजन को चेंज करती है, वो उसे बोलते हैं मार्जिनलिज्म। जैसे एक फैक्ट्री है बहुत बड़ी, उसमें 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन फैक्ट्री वाले ने एक एम्प्लॉय और हायर कर दिया, तो उससे इसकी प्रोडक्शन बहुत कम बढ़ गई। ये क्या है, मार्जिनलिज्म। मतलब एक छोटे से चेंज से डिसीजन चेंज हो गया। नेक्स्ट क्या है, मार्केट टाइप। मार्केट टाइप मींस डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस। माइक्रो स्टडी हाउ बिजनेस ऑपरेट इन डिफरेंट मार्केट कंडीशन। ही कंपेयर हाउ लोकल शॉप, स्मॉल मार्केट एंड अमेज़न बिग मार्केट वर्क डिफरेंटली। ये सबको एक टाइम पे एक ही को स्टडी करता है और पूरे इकोनॉमिक से काट के छोटे से पीस को भी खाली स्टडी करता है। तो इट मींस जब ये किसी दुकान वाले पे स्टडी करेगा, किसी उस पे करेगा, और कभी अगर अमेज़न पे स्टडी करेगा तो उस पे खाली स्टडी करेगा। तो यही है मार्केट टाइप। हर किसी का अलग अलग मार्केट टाइप होता है। ये एक टाइम पे एक ही पे स्टडी करता है, और जब छोटे पे करता है तो छोटे पे करता है, बड़े पे करेगा तो बड़े पे। लेकिन मैक्रो क्या है, पूरा साथ में करता है, छोटा बड़ा सब पूरी देखो। माइक्रो का स्कोप क्या है, लिमिटेड। लिमिटेड स्कोप मतलब माइक्रो हर जगह नहीं घुस सकता, उसका कुछ जगहों पे खाली यूज है। माइक्रो कभी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करता, छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करता है। He study how one person salary increase instead of looking on national income। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है कि किसी एक इंसान की सैलरी कैसे बढ़ रही है,
पूरे इनकम की सैलरी बढ़ रही है या नेशनल की इनकम बढ़ रही है, उसके बारे में वो स्टडी नहीं करता है, खाली एक इंसान के बारे में। पूरे सारे पॉइंट्स में समझ में आया ना? बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है। माइक्रो इकोनॉमी सिंगल चीज पे स्टडी करता है, वो पूरे इकोनॉमी काट के छोटे से पार्ट पे स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमी एक टाइम पे एक ही चीज पे स्टडी करता है, ये खाली वर्ड्स अलग अलग है और इसका स्कोप लिमिटेड है, क्योंकि अब एक ही चीज पे स्टडी करेगा तो बाकी बड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान नहीं देगा। सबसे पहले क्या था फीचर्स में? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। सेकंड क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल क्या बोलता है? फोकस ऑन स्मॉल थिंग। प्राइस थ्योरी क्या बोलता है? हाउ द प्राइस डिसाइडेड, किसी चीज का प्राइस डिसाइड होता है। थर्ड क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम, एक टाइम पे एक ही चीज। उसके बाद क्या है? अजम्पशंस, माइक्रो इकोनॉमी ने कुछ बातों को मान के रखा है, ये ऐसे ही है। उसके बाद स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड क्या बोलता है? पूरी इकोनॉमी को काट के छोटे से पीस में कर देता है। नेक्स्ट क्या है? मार्जिनिज्म, मतलब स्मॉल चीजों, स्मॉल चेंज मैटर्स, ऐसा लिखो। नेक्स्ट क्या है? मार्केट टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस को अलग अलग स्टडी करता है। और लास्ट क्या है? लिमिटेड स्कोप, माइक्रो इकोनॉमी कभी बड़ी चीजों के बारे में बात नहीं करता। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।